गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अपना आज का टॉपिक जो नया है वो कौन सा रहेगा? रक्त रहेगा। इससे पहले मैं हृदय यानी हार्ट के बारे में और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में हार्ट वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको वहाँ की क्लासें जो है वो मिल जाएगी। वहाँ से आप जाके हार्ट की क्लासें और सर्कुलेटरी सिस्टम की क्लासें जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं आज रक्त की। रक्त जो होता है वो शरीर के लिए क्यों उपयोगी है और इससे कंपटीशन एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, उस पर अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं रक्त जो है होता क्या है। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि रक्त क्या है। ठीक है, पहला ही पॉइंट अपना क्या रहेगा कि रक्त किसे कहते हैं। तो रक्त क्या है? रक्त जो है, रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? संयोजी उत्तक है। ठीक है, रक्त को अपने बोलते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का मतलब ये हो गया कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ कंपाउंड या बना हुआ उत्तक जाके क्या कहलाएगा? संयोजी उत्तक कहलाएगा। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। उत्तक का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह। उत्तक किसको बोलते हैं? यानी ऐसी अंग या ऐसा पर्टिकुलर पार्ट जिसके अंदर कोशिकाओं के समूह पाए जाते हो। ठीक है, जैसे मैं बात करूं बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाए, जैसे अपने आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, यानी 3 प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या कर रही है? रक्त का निर्माण कर रही है। तो अपने रक्त किसे बोलेंगे? रक्त बोलेंगे संयोजी उत्तक। रक्त को क्या बोल सकते हैं? संयोजी उत्तक बोल सकते हैं। और ये जो संयोजी उत्तक है ये किस प्रकार का है? तो ये तरल संयोजी उत्तक है। ये कैसा है? तरल संयोजी उत्तक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं। यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर है और इसके अंदर 3 प्रकार की सेल यानी कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, वहीं पे अपने बात करेंगे इसके कार्य की कि इसका कार्य क्या रहता है शरीर के अंदर। कार्य, इसका जो शरीर के अंदर कार्य है वो क्या रहेगा? तो शरीर के अंदर ये क्या काम करता है? तो अपने को पता है कि अपने शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी बॉडी के पार्ट हैं, अंग हैं, इन सभी को क्या कर रहा है? आपस में जोड़े रखने का काम करता है। रक्त जो है वो सभी अंगों को क्या करता है? आपस में जोड़े रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या काम हो गया? जोड़े रखने का काम हो गया। दूसरे काम एक बार अपने यही चर्चा कर लेते हैं कि एक तो शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ता है। दूसरा काम क्या करता है? ये करता है वायु, या अपने बोल सकते हैं कि श्वसन, या अपने बोल सकते हैं कि CO2 है, O2 का परिवहन करता है। या अपने बोल सकते हैं गैसीय विनिमय करता है। क्या करता है? गैसीय विनिमय करता है। ये इसका काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका काम पहले क्या हो गया? गैसीय विनिमय करता है। गैसीय विनिमय करता है। विनिमय, ठीक है, विनिमय का मतलब क्या हो गया कि गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? O2 व CO2 का। ठीक है, O2 व CO2 का परिवहन। ठीक है, O2 व CO2 का क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। गैसीय विनिमय का मतलब क्या हो गया? यानी एक जगह से दूसरी जगह पर गैसों को लेके जाना और दूसरी जगह से एक जगह पर क्या लेके आना? गैसों को वापस लेके आना। जैसे अपने बात करते हैं कि अपने फेफड़ों के अंदर श्वसन के माध्यम से क्या प्रवेश करती है? फेफड़ों के अंदर श्वसन के माध्यम से अपने शरीर में पहुंचती है ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन को क्या करता है? ब्लड जो है वो फेफड़ों से लेकर कहाँ चला जाता है? प्रत्येक कोशिका तक चला जाता है। फेफड़ों से प्रत्येक कोशिका तक चला जाता है। जैसे मान लो ये फेफड़ा है, ये अपना क्या है? फेफड़ा, और फेफड़े के पास में क्या आई? ये अपना फेफड़ा है, फेफड़े के पास में क्या आई है? ऑक्सीजन आई है। इस ऑक्सीजन को कहाँ पे लेके जाएगा? शरीर की कोशिका तक, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक लेके जाएगा। और अपने को पता है शरीर की प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या बैठा है? माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है। अपनी कोशिकाओं के अंदर कोशिकांग पाया जाता है जिसको अपने माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन का काम करता है। वायवीय श्वसन का मतलब हो गया यानी वो अपने शरीर के अंदर क्या करता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन करता है। क्या करता है? फोटोफॉस्फोरिलेशन यानी ऊर्जा बनाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अपने बोलते हैं कि शरीर का पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? कोशिका का शक्ति गृह। तो कोशिका का शक्ति गृह किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। और वो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? ये मान लो अपनी क्या है? कोशिका है, और इसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ध्यान से समझना, पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, किसी भी प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका नहीं जाएगा कंपटीशन एग्जाम से बाहर। फेफड़े के पास में क्या आई? ऑक्सीजन आई, और इस ऑक्सीजन को किसने ले लिया? रक्त ने ले लिया। इस ऑक्सीजन को किसने ले लिया? रक्त ने ले लिया फेफड़ों से। रक्त फेफड़ों से इस ऑक्सीजन को लेके कहाँ जाएगा? कोशिका में जाएगा। ठीक है, कोशिका में जाएगा, और कोशिका के अंदर कौन बैठा है? माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब क्या बनाता है? ATP बनाता है, यानी ऊर्जा बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ऊर्जा बनाता है। और इसको ऊर्जा बनाने के लिए, ATP बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि अपने ऑक्सीजन इतनी काम में ले रहे हैं, आखिर ऑक्सीजन काम में क्यों ले रहे हैं? शरीर के अंदर इसका क्या योगदान है? तो शरीर के अंदर इसका क्या योगदान है?
अपनी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा बनाता है, एटीपी बनाता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए भैया, क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। उसको ऑक्सीजन देने के लिए रक्त क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका तक लेके जाएगा। ये काम हो गया पहला परिवहन का। अब क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ, बोले तो ग्लूकोज से क्या किया है, ग्लूकोज से एटीपी बनाई है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से एटीपी बनाई है, और उस एटीपी को क्या करेगा ये जब एटीपी बनाई है तो वहां पे क्या बनता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है, तब वहां पे एटीपी बनने के दौरान साइड प्रोडक्ट जो निकलता है वो CO2 निकलती है। क्या निकलती है, साइड प्रोडक्ट जो निकलता है CO2। और अपने को पता है कि CO2 जो है वो अपने शरीर के लिए हानिकारक है, वो अपने काम की नहीं है, ठीक है, अपने लिए अपशिष्ट पदार्थ है। तो रक्त क्या करता है, कोशिका से इस CO2 को वापस कहाँ लेके आएगा, फेफड़ों में लेके आएगा। कोशिका से CO2 को कहाँ पे लेके आएगा, फेफड़ों में लेके आएगा। ऑक्सीजन को कहाँ पे लेके जाता है, कोशिका के अंदर लेके जाता है, ठीक है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिका तक लेके जाएगा, क्यों, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊर्जा बनाता है, उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या करेगा, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है, उसने एनर्जी बनाने के दौरान CO2 त्यागी है, तो उस CO2 को क्या करेगा, वापस कोशिका से उठा के कहाँ लेके आएगा, फेफड़ों में लेके आएगा, और फेफड़ों से अपने श्वसन के माध्यम से CO2 बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को वापस क्या कर लेते हैं, अंदर खींच लेते हैं। ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। तो पहला काम क्या हो गया, गैसीय विनिमय हो गया, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। पहला काम क्या हो गया, गैसीय विनिमय हो गया। ये आपको समझ में आ गया सर, गैसीय विनिमय जो है किस प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या बात करनी है, उसके बाद में क्या करता है, ये कार्बनिक पदार्थों को क्या लेके जाता है, कोशिका तक लेके जाता है। ये क्या करता है, कार्बनिक पदार्थ बोले तो ग्लूकोज की सप्लाई करता है। क्या करता है, ग्लूकोज का परिवहन करता है। जी लिख रहा हूं, ग्लूकोज का परिवहन करता है, ठीक है, ग्लूकोज का परिवहन करता है। ये काम हो गया, ठीक है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम इसका क्या ध्यान में रखना है कि तीसरा जो मेन पॉइंट है वो क्या है, ये शरीर का तापमान जो है वो संतुलित रखता है। ये अपने बोल सकते हैं शरीर का टेम्परेचर नियत रखता है, शरीर का तापमान बनाए रखता है, शरीर का तापमान बनाए रखता है। ये किसका काम हो गया, ये काम हो गया अपने रक्त का। अब शरीर का तापमान कितना होता है अपने को पता है। अरे अभी अपने बात की कि ग्लूकोज से माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका के अंदर बैठा है वो ग्लूकोज से क्या बनाता है, एटीपी। तो ग्लूकोज को पाचन प्रक्रिया, आपने जो भी फूड मटेरियल खाया है, बर्गर, डोसा, कुलचा, जो भी आपने फूड मटेरियल खाया है, उसके पाचन के बाद में क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। पाचन के बाद में क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है। और इस ग्लूकोज को कहाँ पे भेजा जाता है, रक्त के माध्यम से अवशोषण करके पाचन की प्रक्रिया के बाद में इसको भेजा जाता है कोशिका के पास में, क्योंकि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो इससे क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है शरीर का तापमान बनाए रखना। शरीर का तापमान किस प्रकार से बनाए रखता है, पहले तो अपने को शरीर का तापमान का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो बात हो गई सर सेल्सियस के अंदर, ठीक है, बाकी भी बात करेंगे, ये तो डिग्री सेल्सियस के अंदर बात हो गई। अब 37 डिग्री तापमान जरूरी क्यों है सर, अपने को पता है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, उसकी अगर गतिज ऊर्जा रहेगी, अगर वो पदार्थ अपनी गति कर रहा है, ठीक है, समान वेग से अगर वो पदार्थ क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो क्या होगा, गति कर रहा है तो वहां पे क्या होगी, घर्षण के कारण क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, या अपने बोल सकते हैं हीट उत्पन्न होगी, या अपने बोल सकते हैं कि गर्मी उत्पन्न होगी उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, अपने बात करें जैसे अपने दोनों हाथों को आपस में क्या करते रहे, रगड़ते रहे। अगर आप दोनों हाथों को आपस में क्या करोगे, रगड़ोगे, तो दोनों हाथ जो है वो गर्म होने लग जाएंगे, और जितना देर तक रगड़ते रहोगे तो क्या होगा, हाथ जो है वो गर्म होने लग जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से अपनी रक्त नलिकाओं के अंदर क्या बहता है, रक्त नलिकाओं के अंदर बहता है रक्त, ठीक है। और रक्त नलिकाओं के अंदर रक्त बहने के कारण अपने शरीर का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक का बना रहता है। ये तापमान बना रहना भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है सर, क्योंकि अगर ये तापमान नहीं बना रहेगा तो कोई भी बैक्टीरिया जो है, जो निम्न कोटि के बैक्टीरिया हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर संक्रमण जो है वो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। इन संक्रमण से भी बचाता है। अगर अपना शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता तो अपने शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया जो है अपने को रोजाना के रोगग्रस्त कर सकते थे, संक्रमित कर सकते थे, ठीक है। आपने देखा होगा अपने को जब भी कोई बीमारी होती है तो शरीर क्या करता है, अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है, जिसको अपने ज्वर या क्या बोलते हैं, बुखार आना बोलते हैं, ठीक है। अपने अंदर जब भी कोई संक्रमण होता है, तो अपने शरीर का तापमान जो है, बॉडी जो है, अपना शरीर जो है अपना तापमान खुद ब खुद क्या कर लेता है, 37 डिग्री से बढ़ा लेता है, जिसको अपने बोलते हैं बुखार आना, या अपने क्या बोलते हैं, ज्वर बोलते हैं। क्यों बढ़ा लेता है, ताकि जो बैक्टीरिया शरीर के अंदर आया है वो क्या करे, टेम्परेचर के कारण मर जाए,
ठीक है, और नए बैक्टीरिया प्रवेश ना कर सके, ठीक है, तो वो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। लेकिन उस टेम्परेचर बढ़ाने के पीछे और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो अपने शरीर का तापमान बनाए रखने का काम किसका है? रक्त का है। शरीर का तापमान की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर, अगर आपको केल्विन में पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? केल्विन के अंदर होता है 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। कैसे लिख दो? 310 केल्विन होता है केल्विन के अंदर पूछा जाए तो। वहीं आपसे फ़ारेनहाइट के अंदर पूछ ले तो फ़ारेनहाइट के अंदर ध्यान में रखोगे 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट के अंदर डाटा आपको ध्यान में रखना है। 3 प्रकार से शरीर का तापमान, बॉडी के शरीर का तापमान जो है पूछा जा सकता है। मैंने तीनों ही प्रकार से आपको बता दिया है। सेल्सियस के अंदर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पे बात करें केल्विन के अंदर तो 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट के अंदर बात कर ले तो 98.4 फ़ारेनहाइट जो है इसका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक अपने देख रहे थे रक्त जो है उसको स्टार्ट किया है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, क्लास जो है अभी बाकी है। अभी इसके नॉर्मल काम देख रहे हैं। तो पहला देखा आपने, क्या देखा? गैसीय विनिमय यानी गैसों का परिवहन करता है। दूसरा देखा कार्बनिक पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है। और तीसरा काम जो देखा है वो क्या देखा है? तीसरा काम देखा है शरीर का तापमान बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। ये तो इसके हो गए मेन काम। अब जो बाकी काम है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा कम पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा अपने सीधे कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये तीनों काम आपको मेनली ध्यान में रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में रक्त क्या काम करता है, तो आपको पता होगा कि रक्त जो है अपनी WBC जो कोशिकाएं हैं रक्त के अंदर, उनको लेके घूमता है। अपना जो लिम्फोइड सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र जो है, उसके कुछ पदार्थों को लेके घूमता है। तो क्या करता है कि अपने शरीर के अंदर जो भी बैक्टीरियाज आने वाले हैं उनको क्या करता है? मारने का काम करता है, और अपने शरीर की रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है। ये हो गए जी रक्त के काम। क्या क्या? मेन गैसीय विनिमय करना, ग्लूकोज का परिवहन करना, शरीर का तापमान बनाए रखना, ठीक है। वहीं पे बात करें कार्य के बाद में, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो रक्त का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन करना, ठीक है। पहला ही पॉइंट ये ध्यान में रखोगे एक और, रक्त का अध्ययन करना कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन करना, या अपने एक और नाम दे सकते हैं इरिथ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? इरिथ्रोलॉजी। इरिथ्रोलॉजी, ठीक है। अब सर हेमेटोलॉजी क्यों बोला? हेमेटो का मतलब होता है हीमो वर्ड से। हेमेटो का वर्ड क्या होता है? हीमो वर्ड। मैं आगे आपको आरबीसी पढ़ाऊंगा, और आरबीसी को अपने डिटेल से खोल के देखेंगे तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हिम समूह के कारण उसको क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी बोला जाता है। इरिथ्रोसाइट क्यों बोला जाता है? आरबीसी को साइंस की टर्म के अंदर क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट कोशिका, इसलिए इसको इरिथ्रोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गए अध्ययन करने की प्रक्रिया या अध्ययन करना, ठीक है। अध्ययन करना क्या कहलाता है? वहां से अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो हेमेटोलॉजी हो जाएगा और इरिथ्रोलॉजी हो जाएगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपने स्टार्ट करते हैं। कितनी कोशिकाएं होती है, किस प्रकार का इसके अंदर रेशियो रहता है। उससे पहले बात करेंगे रक्त की कुछ सामान्य बातों की, जिनसे क्वेश्चन जो है वो उठ जाता है, ठीक है। रफ कर रहा हूं भाई। अब रक्त के बारे में और अपने को क्या देखना है, थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं रक्त के बारे में, और कि रक्त जो होता है वो किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन जो है रक्त से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और रक्त के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है? एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि रक्त का पीएच कितना होता है, ठीक है। ये सामान्य बातें जो अपने को पता होनी चाहिए, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त के पीएच की बात करें तो इस रक्त का पीएच होता है 7.4, ठीक है। कितना होता है? 7.4 पीएच जो है वो रक्त का पीएच मान है। अब सर 7.4 आपको पता है, पीएच स्केल जो है वो सोरेनसन ने दिया था। पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने। पीएच स्केल क्या दर्शाता है? 0 क्रम से लेके 7 और यहाँ तक क्या 14, यानी 7 से कम वाले क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? अम्लीय पदार्थ या अम्लीय कहलाते हैं। और 7 से ज़्यादा वाले क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्षारीय। क्या कहलाते हैं? क्षारीय। और 7 वाले क्या कहलाएंगे? उदासीन कहलाएंगे। उदासीन कहलाएंगे। इसको अपने न्यूट्रल, एसिडिक और इसको बेसिक प्रकृति के पदार्थ बोलेंगे। यानी सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया था। पीएच स्केल किस पर आधारित है? हाइड्रोजन लोग आयन की सांद्रता पर आधारित है या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर आधारित है, ठीक है। बात करें यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम आए, 7 से 1 पॉइंट भी कम आए तो वो किस में आएगा? अम्लीय में आएगा। अगर थोड़ा कम आएगा तो वो हल्का अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 से 1 पॉइंट भी ज़्यादा आए तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय में आएगा। और क्षारीय कैसा हो जाएगा? हल्का क्षारीय हो जाएगा। 7 से ऊपर वाले क्षारीय, 7 से कम वाले अम्लीय, 7 वाले उदासीन हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि पीएच अगर किसी का 7 आए सर तो क्या होगा, तो 7 वाला क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ अपने जल का पीएच जो है वो कैसा है, 7 है। अगर अपना शुद्ध जल जो पीने वाला है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इस प्रकार से और भी बहुत प्रकृति के अंदर पदार्थ पाए जाते हैं जिनका पीएच कितना होता है, 7 होता है, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, ना ही वो अम्लीय है, ना ही वो खट्टा है, ना ही वो क्षारीय प्रकृति का है। ये बात होगी पीएच की। मैंने समझाया कि रक्त का पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच होता है 7.4। तो बताओ वो कैसा होगा, तो भाई साहब ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय पदार्थ। ये अपने क्या बोलेंगे इसको, अपने को पता है, मैंने बोला कि थोड़ा सा ऊपर, यानी 7.4 है भाई साहब, न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर है, तो ये कैसा हो जाएगा, हल्का क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हल्का क्षारीय। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये कैसा हो जाएगा, हल्का क्षारीय हो जाएगा। अपना रक्त जो है उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। वहीं दूसरा पॉइंट आपको कौन सा ध्यान में रखना है, दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि रक्त जो होता है, रक्त जो है इसके पीएच के बाद में इसके निर्माण से क्वेश्चन पूछ लेता है। सीधा ही अपने निर्माण की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर। अस्थि मज्जा को क्या बोलते हैं, बोन मेरो बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, बोन मेरो बोलते हैं, बोन मेरो बोलते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अस्थि मज्जा या बोन मेरो क्या है सर, अब देखो ये मान लो क्या है, ये हड्डी है, ये क्या है, ये हड्डी है। अस्थि मज्जा, अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी। हड्डी को अगर आपने देखा हो तो हड्डी को ऊपर से तोड़ने पर, ठीक है, आप अपनी अपनी हड्डी निकालना और तोड़ के देखना, ठीक है, ये तोड़ के देखना, आपको पता चलेगा कहाँ पे रक्त का निर्माण होता है। अगर आप किसी ने हड्डी देखी है तो हड्डी का बीच वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, हड्डी के बीच वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट के अंदर कुछ जाली जैसी संरचनाएं पाई जाती है, डॉट डॉट पाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रेड कलर का यानी ब्लड जो है वो ज़्यादा लगा होता है और यहाँ पे डॉट डॉट पाए जाते हैं। तो इसी बीच के हड्डी के बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा या क्या बोला जाता है, बोन मेरो बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, अस्थि मज्जा या बोन मेरो। तो रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मेरो में होता है। ये बोन मेरो भी 2 प्रकार की होती है। ये बोन मेरो भी कितने प्रकार की होती है साहब, 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन सी होती है, एक होता है येलो बोन मेरो और एक होता है रेड बोन मेरो। एक होता है येलो बोन मेरो और एक होता है रेड बोन मेरो। अब पहले बात करते हैं कि कौन सी बोन मेरो से क्वेश्चन पूछेगा सर। अस्थि मज्जा के अंदर निर्माण होता है, अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप लोग आरएस का एग्जाम दे रहे हो, हाई डिटेल या हाई लेवल का क्वेश्चन जो पूछ लिया तो कि बोन मेरो भी कौन सी, तो बोन मेरो आ जाएगी। मैंने अभी क्या बोला कि ये जो पार्ट है बीच वाला, ये कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और रेड का मतलब क्या होता है साहब, लाल होता है। अरे रेड का मतलब क्या होता है, लाल। तो क्या बोल देंगे, लाल अस्थि मज्जा। क्या बोल देंगे, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। क्या बोलेंगे, लाल अस्थि मज्जा, ठीक है, मज्जा। लाल अस्थि मज्जा के अंदर किसका निर्माण होता है, अपने आरबीसी का निर्माण होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। निर्माण की बात करें तो निर्माण होता है शरीर की लंबी हड्डियों के अंदर। और शरीर की लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर, जो जांघ यानी टांग के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो लंबी जितनी भी हड्डियां हैं, लंबी और मजबूत हड्डियां, उनके अंदर क्या बनता है, रक्त बनता है, अपनी आरबीसी बनती है, ठीक है। रक्त किस पे डिपेंड करता है, आरबीसी पे। तो निर्माण अस्थि मज्जा पूछे और अस्थि मज्जा में भी लेवल पूछ ले पूरा कि कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो सर अब पीली अस्थि मज्जा में क्या होता है, वो मैं बताऊंगा आगे जब मैं प्लेटलेट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और वैसे आपको पता चल ही गया है कि पीली अस्थि मज्जा किससे संबंध रखती है, प्लेटलेट्स से संबंध रखती है। जब मैं आपको प्लेटलेट्स बताऊंगा तो वहां पे पीली अस्थि मज्जा की बात करूंगा। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, टॉपिक जो है पूरा का पूरा, बाकी अभी छोटी मोटी बातें कर रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो उठ सकते हैं और ऊपर से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं थोड़ा सा व्यास की बात कर लेते हैं। सबसे छोटी आरबीसी, बड़ी आरबीसी की। इससे पहले आप इसका ले लो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ मैं रफ कर रहा हूँ इसको। उसके बाद में अपने चर्चा कर लेते हैं और क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, आकृति के आधार पे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं मनुष्य की। किसकी बात करते हैं, मनुष्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। मनुष्य की आकृति पूछे आरबीसी की, ठीक है, या अपने पूछे कि मनुष्य के अंदर, अपने आरबीसी वाले के अंदर पढ़ लेंगे ये तो, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर अगर मान लो आकृति पूछ ले आरबीसी की, आरबीसी, बाकी जो इसकी बारे चर्चा जो है पूरी आरबीसी के अंदर करेंगे। मनुष्य के अंदर आरबीसी कैसी होती है, वर्ताकार होती है, वर्ताकार, ठीक है। वर्ताकार आरबीसी जो है किसके अंदर पाई जाती है, मनुष्य के अंदर पाई जाती है। ये बात ध्यान में रखोगे। उसके बाद में
आरबीसी से जितने भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे वो अपने आरबीसी पर्टिकुलर कोशिका पढ़ेंगे, उसके अंदर चर्चा करेंगे। अभी अपने सिर्फ मोटे मोटे तौर पे क्या देख रहे हैं, रक्त देख रहे हैं, ठीक है। तो रक्त के अंदर प्लाज्मा का पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है, प्लाज्मा। रक्त के अंदर प्लाज्मा क्या है, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है वो रक्त के अंदर पाया जाता है 55%। कितना पाया जाता है, 55% पाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारी बुक्स के अंदर और बहुत सारे पढ़ाने वाले विद्वान जो है वो क्या बोल देते हैं, 60% बोल देते हैं, कई 45% बोल देते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि रक्त का ऑथेंटिक प्लाज्मा मान कितना है, रक्त के अंदर 55% है। अब सर कैसे, छोटी सी बात करते हैं यहाँ पे रक्त की। ये जो रक्त है इसको अपने बांटा जाता है 2 भागों के अंदर, ठीक है। रक्त क्या है, कोशिकाओं का और तरल पदार्थ का मिश्रण है। भाई साहब रक्त क्या है, कोशिकाओं और तरल पदार्थ का मिश्रण है। रक्त को बांटते हैं अपने 2 भागों के अंदर और पहला भाग लेते हैं तरल पदार्थ, क्या ये अपने बोल देते हैं तरल भाग, क्या बोल देते हैं, तरल भाग, ठीक है। पहला भाग क्या लेंगे, तरल भाग, और दूसरा बोलेंगे कोशिकीय भाग। कौन सा भाग, कोशिकीय भाग, कोशिकीय भाग, ठीक है। रक्त को 2 भागों में बांट लिया है अपन ने। कितने भागों में, एक तो ऐसा भाग जो रक्त के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, और एक ऐसा भाग जिसके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। रक्त 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है। पूरे का पूरा रक्त जो है वो कितने पदार्थों से, तरल भाग से और कोशिकीय भाग से मिलकर बनता है। अब इसके अंदर जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा कितना % है, मैंने अभी बताया 55% है। वहीं बात करें कोशिकाओं की, तो कोशिकाएं जो होती है वो रक्त के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। तीनों प्रकार की कोशिकाओं में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, तीनों प्रकार की कोशिकाएं के बारे में। तो पहली जो कोशिका होती है वो कौन सी है, आरबीसी। दूसरी आपको ध्यान में रखना है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी कौन सी है, प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स कोशिका, ठीक है। इनके अन्य नाम भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ मोटे तौर पे बता रहा हूं कि ऊपर से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने टॉपिक को डिटेल में पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत ही आसान और हल्का सा क्वेश्चन उठाता है, अपने को उसके बारे में पता नहीं होता। तो आपसे पूछा जाए रक्त किन से मिलकर बना है, तो रक्त कोशिकाएं और तरल पदार्थ बोले तो प्लाज्मा से मिलकर बना है। अब सर ये तो समझ में आ गया कि 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है रक्त के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जबकि प्लाज्मा क्या है। तो आप लोगों ने कभी, अभी तो चलो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मशीनें आ गई है अच्छी खासी। पहले क्या होता था, आप लोग डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर इंजेक्शन भर के क्या करता था, आपकी बॉडी से खून निकालता था, ठीक है, यानी रक्त को बाहर निकालता था। रक्त को बाहर निकालने के बाद में उस रक्त को भरा जाता था एक परख नली के अंदर, और परख नली के अंदर भरने के बाद में एक मशीन होती थी, उसके अंदर थोड़ी सी गर्म हवा डाली जाती है, वो मशीन चलती है लाइट पे, ठीक है। और उसके अंदर रिएक्टर के अंदर पूरी तरह से उस परख नली को घुमाया जाता है स्पीड से, ठीक है। थोड़ी देर बाद में डॉक्टर साहब क्या करता है, उस परख नली को वापस उस मशीन से बाहर निकालता है और आपको दिखाता है। इस प्रकार से परख नली के अंदर आपको नजर आता होगा, ये मान लो क्या है, परख नली है। ये क्या है, परख नली है। इसके अंदर मान लो आपका खून भरा हुआ है, पहले खून भरा हुआ था, पूरा दिख रहा था यहाँ तक भरा हुआ, ठीक है साहब, ये खून भरा हुआ है, ये क्या भरा हुआ है, इसके अंदर रक्त भरा हुआ है। अब पहले पूरा रक्त आपको पूरा का पूरा बराबर नजर आ रहा था जब डॉक्टर साहब ने निकाल के इंजेक्शन से इसमें भरा था। जब मशीन के अंदर रख के हिलाने के बाद में इसका अपकेंद्रण करवाने के बाद में क्या हुआ कि रक्त की जितनी भी कोशिकाएं होती है, आप लोगों ने देखा होगा, वो नीचे बैठ जाती है, जबकि रक्त के परख नली के ऊपर वाले हिस्से के अंदर इस प्रकार की ऊपर से पारदर्शी हल्का पीले कलर का पानी सा आ जाता है। पारदर्शी हल्के पीले कलर का क्या आ जाता है, यहाँ पे पानी सा आ जाता है ऊपर, और बाकी कोशिकाएं जो है वो नीचे की ओर बैठ जाती है। बाकी कोशिकाएं कहाँ बैठ जाती है, नीचे की ओर बैठ जाती है। कमेंट करके जरूर बताएं किस किस ने इस प्रकार की प्रक्रिया को देखा है, ठीक है, किस किस ने इस प्रकार की प्रक्रिया को होते हुए देखा है कि डॉक्टर साहब ने परख नली दिखाई है, ऊपर ही हल्का येलो कलर का क्या भरा हुआ, पानी सा भरा रह जाता है। वो हल्का ऊपर वाला पदार्थ जो होता है वही क्या कहलाता है, अपना प्लाज्मा कहलाता है। वही क्या कहलाता है, अपना प्लाज्मा कहलाता है। नीचे जो बैठ गया मटेरियल है वो क्या कहलाता है, वो तीनों कोशिकाएं जो होती है वो नीचे बैठ जाती है पेंडे के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब केंद्रण के बाद में तीनों कोशिकाएं नीचे बैठ जाती है, जबकि प्लाज्मा जो है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये होगी रक्त के बारे में कुछ बेसिक बातें और इसके काम। उसके बाद में अपने तीनों कोशिकाओं को पढ़ेंगे और प्लाज्मा को पढ़ेंगे, अपना रक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सभी।